काली बहू की 4 सौतन का करवा चौथ। आज से तुम हमारे दामाद हुए। अब से जो हमारी बेटी का है वो तुम्हारा भी है। हाँ बेटा, हमने आज तक राधिका को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। तुम उसे बहुत प्यार करना और ख्याल रखना। निश्चिंत रहिए माँ जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। अरे वाह, मुझे शगुन में सोने की अंगूठी, चेन और पैसे भी मिले हैं। मजा आ गया। यही तो फायदा है काली लड़की से शादी करने के बाद पैसों में खेलूंगा मैं, वरना मैं कहाँ ऐसी काली लड़की को प्यार करूंगा। माधव बेटा, शादी का पहला कार्ड मंदिर में रख देना। सुन रहे हो बेटा? अरे माधव, तेरा ध्यान कहाँ है? अपनी सास की बात भी सुन ले। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कहिए माँ जी, क्या कहना है? अरे बेटा, मैं कह रही थी, शादी का कार्ड जब बन जाए तो पहले मंदिर में भगवान को चढ़ाना, और जाओ थोड़ा मेरी बेटी से बात भी कर लो एकांत में। जी राधिका, आइए कुछ बात कर लेते हैं। तभी काली राधिका शर्माते हुए माधव के पीछे चली जाती है, जहां दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। माधव जी, आप इस रिश्ते में खुश तो है ना? क्योंकि मैं काली हूँ, हर कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है। अरे तो क्या हुआ, मुझे आपके इस रंग रूप से कोई ऐतराज नहीं है। ये हमारे लिए कोई मायने रखता है कि इंसान का स्वभाव कैसा है। और बात करने में मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। घंटा अच्छी लगी है? मैं तो बस पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ, पैसे जो उड़ाने हैं। सच में माधव जी, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछिए। आपके नाम की प्रॉपर्टी में क्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, 200 करोड़ का एक बंगला है, पापा लैम्बोर्गिनी देंगे, और 8 करोड़ की एफडी है, पर ये सब शादी के 6 महीने बाद ही मिलेगा। मेरी आधी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए है। अब तो मैं राजा बनकर जीऊंगा, पर अनाथ बच्चे कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है। कुछ दिनों बाद राधिका की माधव से धूमधाम से शानदार होटल में शादी हो जाती है। काली बहू यूं तो माधव और कविता को पसंद नहीं थी, पर ज्यादा दहेज लाने की वजह से दोनों बड़े प्यार से उससे बर्ताव करते थे। शाम को माधव काम करते हुए राधिका को अचानक से पकड़ लेता है। अरे आप आ गए, मैं तो डर ही गई थी। क्यों, मैं तुमको मारता पीटता हूँ क्या जो डर गई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह गजरा, अब इसे अपने प्यारे हाथों से मुझे लगा भी दीजिए। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले हैं। लकी तो हूँ, मुझे जो चाहिए वो लेकर ही रहूंगा। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, वो मेरी बाइक पुरानी हो गई है तो मुझे KTM की नई बाइक चाहिए थी, 2 लाख की। अरे तो आप इतना सोच क्या रहे हैं? रुकिए, मैं अभी आपको 2 लाख रुपए दे देती हूँ। ये कहते ही राधिका अपने कमरे में से 2 लाख रुपए लाकर माधव को दे देती है। ऐसे ही माधव हमेशा इसका फायदा उठाया करता था। कभी आईफोन, कभी कार, कभी बाइक चलाता रहता था। 6 महीने से पहले ही राधिका के माता पिता एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे नाम मात्र राधिका की प्रॉपर्टी बचती है और वह अनाथ आश्रम में चली जाती है। इस बात से धीरे धीरे राधिका के ससुराल वालों के मिजाज बदल जाते हैं और वह काली बहू पर अत्याचार करने लगते हैं। एक दिन माधव पैसे न होने की वजह से दोस्तों से उधारी लेकर पी कर आता है और राधिका उसे खाना खिलाती है तो माधव उसे पीटने लगता है। आह, छोड़ो छोड़ो मुझे। माधव जी, मैंने बस आपसे खाना खाने के लिए ही तो पूछा था। खाना खाने के लिए पूछा था तूने मुझसे? क्या करूंगा खाना खाकर? अरे मुझे पैसा चाहिए, पैसा, और वो तेरे पास है नहीं। तेरे माँ बाप ने अनाथ आश्रम में दे दिया, तो तेरी जैसी काली मेरी किस काम की? मैंने तुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, कल मुही कहीं की। आज के बाद मुझसे दूर रहना। माधव जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? नहीं, मैंने सिर्फ तेरे पैसों से प्यार किया है, ना कि तेरी काली सूरत से। इस बात से राधिका टूट जाती है। वक्त गुजरता है, माधव अकेला हो गया था और एक दिन फेसबुक चलाकर कहता है, ना तो पैसे हैं और ना ही मेरा कहीं दिल लग रहा है। अरे हाँ, कुछ टाइम पहले मैं शिल्पा, नैना, श्वेता और अमायरा मुझसे प्यार करती थी। उनको रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भी भेज देता हूँ। चारों में से जो भी मुझे आज भी प्यार करती होगी उसी को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। ये कहने के बाद माधव अपने चारों स्कूल फ्रेंड लड़कियों को आई लव यू का मैसेज भेज देता है और चारों की चारों उसे आई लव यू टू का मैसेज भेज देती हैं। माधव को यकीन नहीं होता तो वह चारों से अलग अलग टाइम पर मिलता है और पता करता है कि चारों उससे अभी भी प्यार करती हैं। शाम को वो श्वेता के साथ था। माधव, तुम क्या सोच रहे हो इतनी देर से? तुमसे बात कर रही हूँ, सुन ही नहीं रहे?
तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं 7-8 सालों से सिर्फ तुमसे प्यार कर रही हूँ, भुला ही नहीं पाई, और देखो तुम भी मुझे भूल नहीं पाए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। श्वेता की आंखों में भी मुझे वही प्यार दिख रहा है जो उन तीनों की आंखों में है, और राधिका पर भी, पर वो काली है। चारों से शादी कैसे कर सकता हूं मैं? माधव, तुम मुझसे शादी करोगे ना? आई लव यू सो मच। तुमने हाँ नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, ऐसा मत करना, पर मेरी एक शर्त है। तुम शिल्पा, नैना और अमायरा को जानती ही होगी, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। वो जैसे मैंने तुम्हें मैसेज किया उनको भी कर दिया, और अब मुझे तुम चारों से प्यार हो रहा है। अगर तुम सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो तो जरूर करूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे भी हम फ्रेंड हैं, अभी भी मुझे मंजूर है। माधव को पाने की लालसा जो श्वेता में थी वही शिल्पा, नैना और अमायरा में थी। चारों सहेलियां आपस में समझौता करके माधव के साथ शादी कर लेती हैं। फिर माधव अपनी चारों पत्नियों के साथ घर में आ जाता है। ये देख सास, ससुर और राधिका अचंभित रह जाते हैं। करम जले, ये तूने क्या किया? बहू के होने के बावजूद भी तू उसकी 4 सौतन ले आया। अरे कैसे कर गया तेरा दिल ये? वो छोड़ो, तुम चारों औरतों में कोई ईमान है या नहीं? तुम भी मेरे बेटे के साथ शामिल हो गई खुद को बांटने के लिए, और मेरी काली बहू का क्या? वो सब हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते कि हम चारों माधव से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो भी कई सालों से। माँ जी, मेरे तो आंखों के सामने दुनिया उजड़ गई। पहले मम्मी पापा छोड़कर चले गए और माधव जी ने मेरा साथ ऐसा कर दिया, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सौतनों के साथ रह लूंगी। तो रहो। दिन गुजरते हैं। चारों पत्नियां माधव के साथ बहुत खुश रहती हैं। वो उन्हें शॉपिंग पर ले जाता था, गिफ्ट ला कर देता था। वहीं चारों सौतनें काली बहू पर अत्याचार करती थी, उसे कालेपन का ताना देती थी। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां चारों सौतनों के साथ राधिका भी सच्चे मन से मानव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पर शाम को उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका ब्लड लॉस हो जाता है, और डॉक्टर कहता है, देखिए, ब्लड बैंक में उनके लिए भी बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। आपका है तो जल्दी कीजिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पास ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है। मेरा भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। मेरे शरीर का एक एक कतरा निकाल कर उन्हें दे दीजिए, पर मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। क्या एक इंसान की 5-5 बीवियां? खैर, आप अंदर चलिए। नर्स, इनका ब्लड लीजिए। तभी राधिका के ब्लड देने से माधव की जान बच जाती है। जब ये बात माधव को पता चलती है तो राधिका से वो कहता है, राधिका, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारे पैसे छीन लिए, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राधिका आपसे हमसे भी ज्यादा बहुत प्यार करती हैं। हमने देखा है उसकी आंखों में। उसे भी अपना लीजिए, हम पांचों बहुत खुश रहेंगे। राधिका, तुम हमें माफ करोगी ना? हाँ, मुझे अपनी बहनों से क्या शिकायत हो सकती है? आपने ब्लड दिया है, कुछ पी लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा करवा चौथ का व्रत है। तुम सब मेरे लिए और कितना करोगी? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे 5-5 प्यार करने वाली पत्नी मिली है। चल मेरे राजा बेटा, मेरी पांचों बहू का व्रत खुलवा दे। हाँ माँ, पर अब मैं किस किस को एक साथ प्यार करूंगा? 5 को। इस तरह माधव को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह राधिका को अपना लेता है। फिर पूरी विधि के साथ वो पांचों पत्नियों को पानी पिलाकर उनका करवा चौथ का व्रत पूरा करवाता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। माँ, मेरा होने वाला पति तो काफी बड़ा बिजनेसमैन है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा ही है जो मेरा रिश्ता उस फौजी से नहीं लगा। उस फौजी से तेरा रिश्ता लगता भी नहीं, क्योंकि सत्यजीत ममता जी का सौतेला बेटा है। तो वो अपने सगे बेटे के लिए ही तो चांद ढूंढती, सौतेले के लिए तो दाग भी सही ही होता है। दैट्स राइट ममा, तभी तो आपने इस काले दाग के लिए भी सत्यजीत को पसंद किया। सही कहा। सही कहा। ऐसे बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। वहीं बेचारी साहिबा भी बैठी हुई थी, जो कि नीति की सौतेली बहन थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। साहिबा की माँ का भी रंग काला था, इसीलिए साहिबा का रंग अपनी माँ पर गया था। लेकिन दोनों सौतेली और गोरी माँ बेटियां हमेशा साहिबा को उसके रंग का ताना देती रहती थी। हे कल्लो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना एक दूंगी ना गाल पर झापड़ तो तेरा मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा।
ऐसे ही रोजाना अपने जेल जैसे घर में घुट घुट कर किसी तरह से साहिबा का समय बीत गया और अब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन साहिबा के ससुराल में भी ज्यादा कुछ नहीं बदला था। अच्छा साहिबा, अब मैं चलता हूं। मैं बस तुम्हारी वजह से 10 दिन यहां रुक भी गया, वरना 10 दिन की छुट्टी बॉर्डर से मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये 10 दिन अब बस मुझे चंद लम्हों के बराबर लग रहे हैं। सत्यजीत जी, आप मुझसे मिलने जल्दी ही आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर। सत्यजीत अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराया और फिर अपनी माँ और बाप के गले मिलकर वो वापस बॉर्डर की तरफ ही निकल गया। जाते वक्त सत्यजीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक जवान इन आंसुओं को हमेशा अपने अंदर ही रखता है। सत्यजीत ने भी पलट कर नहीं देखा और वो सीधा अपनी राह निकल गया। अच्छा ही है जो चला गया। इन 10 दिनों में इसके यहाँ रहने से मेरी छाती पर कितना बोझ बन रहा था, ये बस मुझे ही पता है। अच्छा है कि दफा हुआ। अपनी सास की बात सुनकर साहिबा चौंक गई। सासू माँ, सत्यजीत जी आपके बेटे हैं और आप उनके बारे में ऐसे? सौतेला है, समझी? जैसे तू अपनी माँ की छाती पर बोझ थी, ठीक वैसे ही ये भी है। अब ऐसे मेरे मुंह को मत ताक, समझी? और जल्दी जल्दी काम निपटा। ये दुनिया कितनी मतलबी है। हाँ है, क्योंकि ये दुनिया है मिस, कोई फेरी टेल नहीं जो इसमें सब कुछ खूबसूरत होगा। अब ऐसे सभी के मुंह मत देखो, और मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, तो तुम जल्दी से खाना बनाओ। बेचारी साहिबा मजबूर थी कि अब आखिर वो क्या करे। उसका पति भी अब उसके पास नहीं था जो उसका साथ देता। इसीलिए बेचारी साहिबा बस वैसे ही करती रहती थी जैसे जैसे उसकी सास और नीति उसे बोलते रहते थे। ओ गॉश, सासू माँ, देखो इस काली ने आपका कितना एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। अरे काली माई देख कर काम नहीं कर सकती क्या? आंखें फूट गई हैं? हे भगवान, मेरा गुलदस्ता। ए काली, तोड़ना था तो अपने हाथ पांव तोड़ती, मेरा गुलदस्ता क्यों तोड़ा? ममता ने साहिबा को बहुत सुनाया और साथ ही उसने उससे उस फ्लावर पॉट के पैसे भी वसूले। बेचारी साहिबा की जिंदगी न मायके और ना ही ससुराल कहीं पर भी अच्छी नहीं कट रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेगनेंसी की हालत में ममता नीति का तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन बेचारी साहिबा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अरे काली, जा नीति के लिए खट्टी चटनी बना कर ला। माँ जी, अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूं, समझी? जा जल्दी ला। साहिबा को तबीयत खराब में भी अपनी देवरानी की सेवा करनी पड़ी। बेचारी का कोई भी ना होने की वजह से सभी साहिबा को पैर की जूती की तरह समझ रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और अब करवा चौथ आ चुका था। नीति, ममता और साहिबा सभी ने यह खास व्रत रखा था। इस दिन सभी के पति उनके साथ होंगे। सिर्फ यहाँ मैं ही एक ऐसी हूं जो बिन पति के करवा चौथ मनाऊंगी। लेकिन कोई नहीं, मेरे पति अपने वतन के लिए मुझसे दूर हैं, तो मैं ज्यादा दुखी नहीं हूं। मैं वीडियो कॉल करके एक नए तरीके से अपना व्रत खोलूंगी। साहिबा बेचारी बुझे मन से ही व्रत रखकर घर के कामों में लग गई। वो काफी उत्सुक भी थी अपने पति के साथ एक नए तरीके से करवा चौथ मनाने के लिए। एक तरफ साहिबा उत्सुक हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर। भाई, आज तो तुम्हारी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा। अब तो करवा चौथ माता तुम्हारी उम्र को लंबी कर देंगे, वही तुम्हारे ही मजे हैं। फिक्र मत कर, एक दिन तुझे भी कोई व्रत रखने वाली मिल ही जाएगी। सभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे कि तभी अचानक बॉर्डर पर कुछ बदमाशों ने हल्ला बोल दिया। जवानों, सभी सावधान हो जाओ, कुछ बदमाश वो फौजी बस ऐसे ही बोल रहा था कि तभी एक बदमाश ने पीछे से उसे गोली मार दी। सारे फौजी बंदूक उठाकर तैयार हो गए और बॉर्डर पर जंग छिड़ गई। संभल कर कर्नल साहब। सत्यजीत ने भागकर जल्दी से अपने कर्नल को बचाया, लेकिन इस सब के बीच उसके दिल में गोली लग गई और कुछ ही सेकंड में सत्यजीत की आंखें बंद हो गई। फौजियों ने तो उन बदमाशों की टीम को कुछ देर बाद पकड़ लिया, लेकिन काफी सारे फौजी इस अचानक की लड़ाई में मारे गए। करवा चौथ का व्रत खोलने का समय हो चुका था। बेचारी साहिबा बार बार सत्यजीत को फोन मिला रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। और वहीं दूसरी ओर छत पर ममता की सास और नीति अपने अपने सुहागों के लिए व्रत खोल रही थी। चलिए जी, जल्दी से पानी पिला दीजिए। जरूर, ये लो भाग्यवान। एक तरफ सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे,
तो वहीं दूसरी तरफ फोन ना लगने की वजह से साहिबा अपने पति की तस्वीर देखकर ही व्रत खोलने लगी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं सत्यजीत जी। साहिबा ने खिड़की से चांद देखा और फिर सत्यजीत की तस्वीर देखकर अपना व्रत खोल दिया। वो अपने हाथों से ही उसकी तस्वीर देखते हुए पानी पी रही थी कि तभी उसके पास बॉर्डर से फोन आया। हेलो जी, क्या ये अमर शहीद सत्यजीत का घर है? जी। आपके पति को हम सलामी देते हैं। हम जल्द ही उनके शव को आप तक पहुंचा देंगे। ये बात सुनते ही साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले जल्दी से नीचे आए। बेचारी साहिबा बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे क्या हुआ तुझे अचानक? बोल भी। सासू माँ, सासू माँ, सब खत्म हो गया। साहिबा ने रोते रोते सभी को पूरी बात बताई। अब सभी को अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। बहू तो ज्यादा मत रो, मेरा बेटा अपने देश के लिए शहीद हुआ है। तू शांत हो जा। तेरे गर्भ में उसकी आखिरी निशानी है, अब तू इस पर ध्यान देना, इसे अपना जीने का आधार बनाना। ममता ने साहिबा को बहुत समझाया। एक तरफ जहां सत्यजीत गया था, वहीं उसका वंश दुनिया में आने वाला था। बस यही तो दुनिया की रीत है। एक जाता है तभी तो दूसरे को आना होता है।